नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज दलदल वाला युद्ध दिखाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि रूस पर कब्जे का प्लान आखिर कौन बना रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए वो फ्रंट जहां से पुतिन यूक्रेन के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोल सकते हैं। ऐसा होना तय भी माना जा रहा है क्योंकि पुतिन ने अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा उस जगह पर तैनात कर दिया है जहां ज़ेलेंस्की का डिफेंस सबसे ज्यादा कमजोर है। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए और व्लादिमीर पुतिन का यह पूरा माइंड गेम आज आपको समझ में आ जाएगा। मॉस्को नहीं, कीव नहीं, खार्किव नहीं, पोलैंड नहीं, बेलारूस। रूस यूक्रेन युद्ध का यह बिल्कुल ताजा सेंटर है जहां से सीधा निशाना कीव पर लगाया जाएगा क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी इस बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 525 किलोमीटर है। मतलब पुतिन की शॉर्ट रेंज की परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें कभी भी कीव का काम तमाम कर सकती हैं। बेलारूस इस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के किले के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। यूक्रेन तो दावा कर रहा है कि पुतिन अगला क्रूर हमला बेलारूस की जमीन से करेंगे। बेलारूस के आसमान से उड़कर कीव पहुंचने की यह शायद जमीनी कार्रवाई है। रूस और बेलारूस एक बार फिर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। गोलियों की बौछार, रॉकेट लॉन्चर की दहाड़, हवा में रूस के एयरफोर्स का युद्धाभ्यास। रूस के सैनिक अपने बेलारूस के साथी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं दुश्मन देश यूक्रेन को जंग में पराजित करने की, ज़ेलेंस्की को सरेंडर करवाने की। Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны, Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы. रूस बेलारूस की इस वॉर एक्सरसाइज की डिटेल आपको दिखाएंगे। उसके पहले यूक्रेन की बेलारूस बॉर्डर पर टैंकों की तैयारी देख लीजिए। वो शोर सुन लीजिए जो ज़ेलेंस्की के टैंकों से मौत का मैसेज दे रहा है। मतलब दोनों ओर तीर खिंचे हैं, दोनों तरफ से तलवारें मैदान से निकाली जा चुकी हैं और अब तो बेलारूस जैसा साथी भी मॉस्को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा दिख रहा है। रूस बेलारूस की ये मिलिट्री ड्रिल तब शुरू हुई है जब नेटो स्टेडफास्ट नून परमाणु युद्धाभ्यास कर चुका है। लिहाजा अब बेलारूस और रूस लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लाइव फायर एक्सरसाइज से पहले बेलारूस ने कहा था कि वो लगभग 9000 रूसी सैनिकों को देश में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना के क्षेत्रीय समूह के हिस्से के रूप में तैनात करेगा। रूस के सैनिकों की कुल संख्या फिलहाल 9000 से कम रहने की संभावना है। जरा सोचिए, रूस या बेलारूस की दलील है कि यह वॉर ड्रिल सिर्फ अपनी रक्षात्मक रणनीति के तहत की जा रही है जो रूटीन वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है। इसमें नया कुछ भी नहीं है।
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रूस बेलारूस भले ही लगातार ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करते रहे हैं, ये पहली बार है कि रूस की एयरफोर्स युद्धाभ्यास में सीधा हिस्सा ले रही है। कहा जा रहा है कि रूस के पायलट बेलारूस के पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के लिए कोई सामान्य जेट फाइटर नहीं, बल्कि सुखोई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुखोई कितना खतरनाक लड़ाकू जहाज है, इससे पूरी दुनिया चिंतित है। तब तो और भी जब पुतिन के सामने यूक्रेन पर हमले तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच गया है। पिछले हफ्ते बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक मीटिंग के दौरान संकेत दिया था कि रूस और उनके सैनिक एक फ्रंट पर संयुक्त रूप से हमलों को अंजाम दे सकते हैं। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस के क्षेत्र में हमलों पर आज न केवल यूक्रेन में चर्चा की जा रही है, बल्कि योजना भी बनाई जा रही है। कीव प्रशासन वहां खींचने के लिए बेलारूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए दबाव डाल रहा है। बेलारूस और रूस के बीच की दोस्ती यूक्रेन के लिए टेंशन की बात है। ये भौगोलिक वजहों से भी है और दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर भी है। बेलारूस रूस का पुराना साथी रहा है और बात युद्ध की करें तो बेलारूस शुरू से ही पुतिन के साथ खड़ा है। पुतिन ने भी बेलारूस का अच्छा इस्तेमाल किया है। इस वक्त बेलारूस में रूस के 12,000 सैनिकों की तैनाती है। बेलारूस में रूस ने अपने S-400 सिस्टम और इस्कंदर मिसाइलों की भी तैनाती की है। लिहाजा ये तो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि बेलारूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी धरती के इस्तेमाल से कोई गुरेज नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस वक्त रूस बेलारूस को वॉर एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आपको कुछ सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 1, जैसे इस वक्त बेलारूस में 12,000 से ज्यादा रूस के सैनिकों की तैनाती क्यों है? सवाल नंबर 2, बेलारूस को रूसी सैनिक ग्राउंड बनाने की छूट क्यों? सवाल नंबर 3, बेलारूस में खतरनाक किंझल मिसाइल से लैस MiG-31 की तैनाती क्यों की गई है? सवाल नंबर 4, बेलारूस के आसमान से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल फायर क्यों? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए इतिहास में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पिछले महीने यानी दिसंबर 2022 में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बेलारूस यात्रा का विवरण पढ़ लीजिए। इस यात्रा के दौरान पुतिन ने बेलारूस में अपने बहुत अहम 11 घंटे बिताए थे। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने उस समय घोषित कर दिया था कि दुनिया भले इधर से उधर हो जाए, बेलारूस रूस के साथ खड़ा है। पुतिन की इस बेलारूस वाली यात्रा में दोनों देशों ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पत्र में जो कुछ लिखा था उसे आप देखेंगे तो समझने में मुश्किल नहीं होगी कि बेलारूस से रूस क्या चाहता है, पुतिन लुकाशेंको के बीच क्या चल रहा है और यूक्रेन को इस दोस्ती का खमियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा। पहले रूस बेलारूस के बीच हुए समझौते को देखिए। मिलकर हथियार बनाएंगे, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, स्पेस में साथ काम करेंगे। रूस बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, आर्थिक क्षेत्र में काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ये वादे कस्में नए नहीं हैं, लेकिन टाइमिंग का सवाल है जो सीधा संकेत दे रही है कि पुतिन जैसे ही कमजोर पड़ेंगे, बेलारूस को यूक्रेन पर हमले का ग्राउंड बना देंगे। बेलारूस में तैनात पुतिन के हर हथियार एक्टिव हो जाएंगे और फिर ज़ेलेंस्की के लिए कीव का किला बचाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन रूस के लिए यह आसान नहीं होगा। इसे समझना भी जरूरी है। इसके लिए पहले बेलारूस की भौगोलिक स्थिति समझिए। उत्तर में लातविया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर और पूर्व में रूस और दक्षिण में यूक्रेन। यही बेलारूस की सीमा का परिचय है और आप इस मैप पर यह भी देख सकते हैं कि इसका नेटो से क्या कनेक्शन है।
असल में बेलारूस के मैदान जंग में सीधे कूदने का मतलब होगा नेटो से पंगा। उसी नेटो से जो जेलेंस्की को हथियार और डॉलर से मालामाल किए हुए है। वही नेटो जो पुतिन की हथियार सप्लाई को लेकर एक नहीं सुन रहा। वही नेटो जो यूक्रेन तक अपना प्रसार चाहता है। और वही नेटो जिसे रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो अब तक जो लड़ाई जमीन पर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, बेलारूस के रूस के साथ युद्ध में उतरते ही बदल जाएगी। इसमें तब नेटो की डायरेक्ट एंट्री होगी, क्योंकि बेलारूस के आसपास के देश जैसे पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नेटो के सदस्य हैं। स्वीडन और फिनलैंड नेटो में एंट्री के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बेलारूस के युद्ध में शामिल होते ही ये देश भी यूक्रेन को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए मैदान में जरूर उतरेंगे। तब पुतिन के लिए इतने देशों और अमेरिका के नेतृत्व में 30 देशों के सैन्य संगठन नेटो के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। कहने का मतलब है कि नेटो बनाम रूस की सीधी लड़ाई से बचने के लिए ही पुतिन ने बेलारूस की जंग में सीधी एंट्री रोक रखी है। और नेटो भी आमने सामने की टक्कर से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन की जमीन पर जेलेंस्की की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ रहा है। हाँ, नेटो रूस के खिलाफ यूक्रेन को बोरे में भर भर कर हथियार जरूर दे रहा है। रूस बेलारूस की दोस्ती सिर्फ दो देशों के बीच की दोस्ती नहीं है, ये दो नेताओं की दोस्ती है जो एक दूसरे की शख्सियत से बहुत मेल खाते हैं। पुतिन की तरह प्रेसिडेंट लुकाशेंको भी बेलारूस पर 3 दशकों से एक छत्र राज कर रहे हैं। पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है। रूस और बेलारूस की सेनाओं का साथ आना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। बल्कि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि पुतिन ने तो इरादा जाहिर कर दिया है कि बेलारूस बहुत दिनों तक रूस के सहयोगी की तरह युद्ध में बर्ताव नहीं करेगा, बल्कि उसके सैनिक रूस की आर्मी के साथ यूक्रेन की जमीन पर भी लड़ते दिखेंगे। जेलेंस्की को यही चिंता सता रही है। पुतिन ने यह मूवमेंट बहुत सोच विचार कर किया होगा और इसकी धार आजमाइश के लिए इस वक्त रूस की आर्मी बेलारूस की आर्मी के साथ वॉर एक्सरसाइज में बिजी है, जो इस महीने यानी जनवरी के अंत तक चलने वाला है। कहा जा रहा है कि पुतिन फरवरी में बर्फबारी के कम होने और मार्च से मौसम में थोड़ा परिवर्तन के साथ ही यूक्रेन को बड़ा घाव देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पुतिन ने टारगेट भी सेट कर लिया है कि लुहांस्क, डॉनबास, डोनेस्क और खेरसोन पर पुतिन हमले तेज करेंगे और उस वक्त बेलारूस के ये जवान पुतिन के बड़े काम के साबित होंगे। पुतिन और जेलेंस्की दोनों को अब बहुत ही खतरनाक युद्ध का डर सताने लगा है। ये खौफ, ये डर, ये दहशत है आने वाले वक्त में यूक्रेन की जंग दलदल वाले युद्ध में तब्दील हो जाएगी और अब कौन दलदल में डूबेगा और कौन उससे बाहर निकलने में कामयाब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये दोनों बातें टैंक युद्ध पर अब निर्भर भी करेंगी। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, आपको ये बात पता चलेगी कि दलदल वाले युद्ध के लिए आखिर कौन सबसे ज्यादा यहां तैयार नजर आता है। यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है और जनवरी के साथ फरवरी की लड़ाई ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट की नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है।
यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसलिए पुतिन ने अपने आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है, उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। इसलिए पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वलेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वलेरी गेरासिमोव आर्म्ड कोर ऑफिसर है और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वलेरी गेरासिमोव के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी, जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेंगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 30,000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध से पहले यूक्रेन के पास करीब 2,000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को नेटो से टैंक की डिमांड करनी पड़ रही है। ये बात साबित करती है कि रूस ने यूक्रेन की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म कर दी है और अब ज़ेलेंस्की पूरी तरह अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने पर निर्भर है। इसलिए कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उनकी नजर अब नेटो के 2 टैंक पर है। इन दोनों टैंकों के बारे में जो भी बताने जा रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वो टैंक है जो ज़ेलेंस्की को मिल सकते हैं। ये बहुत फुर्तीले हैं, बहुत घातक हैं। हमला ऐसा करते हैं कि टारगेट को हिलने का मौका नहीं मिलता। ये है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक, जो ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में इतना ऊपर है कि ब्रिटेन ने करीब करीब उस पर मोहर लगा ही दी है। टैंक को लेकर ज़ेलेंस्की की डिमांड ऐसी है, चाहे वो ब्रिटेन हो या जर्मनी, नेटो को लेकर ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ख्वाहिश बहुत बढ़ने लगी है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब 10-20 नहीं बल्कि पूरे 300 टैंक चाहते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस से लड़ने के लिए नेटो उन्हें 300 टैंक की डिलीवरी जल्दी से जल्दी करे। अब ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में कौन कौन से टैंक है, वो वाली फहरिस्त बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि डॉनबास का मोर्चा सिर्फ और सिर्फ टैंक ही जिता सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने 2 टैंकों पर अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। पहला है ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक और दूसरा है जर्मनी का लेपर्ड टैंक। अगर ये दोनों टैंक यूक्रेन आए तो इनकी टक्कर रूस के 2 बहुत ही खास टैंकों से होगी। एक है रूस का T-72B3 टैंक, जो T-72 का आधुनिक वर्जन है, और दूसरा है T-90, जो रूस का ऑन ग्राउंड सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। इनमें भी T-90 का आधुनिक वर्जन है, जो जनरल वलेरी गेरासिमोव की नजरों के बीच रूस की सेना में शामिल हुआ और इसका यूक्रेन में कैसे इस्तेमाल करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि पुतिन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए टैंक वॉर पर फोकस किया है। जनरल वलेरी गेरासिमोव अब रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर हैं और वो चाहेंगे कि युद्ध उनके हिसाब से लड़ा जाए। और ये बात याद रखनी होगी कि जनरल गेरासिमोव को टैंक युद्ध में महारत हासिल है, लेकिन अब उनके सामने यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो वाले टैंक का चैलेंज है, क्योंकि जल्द ही यूक्रेन की फौज लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंकों से लैस होगी और ये रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती कही जाएगी।
यही वजह है कि रूस अब टैंक वॉर को दो हथियारों की जुगलबंदी के साथ लड़ना चाहता है। रूस का T-72 टैंक भी है जो इन टैंकों के साथ अपनी तोप शक्ति को आजमाएगा। सबसे पहले देखते हैं चैलेंजर और लेपर्ड टैंक की खूबियां। ब्रिटेन के चैलेंजर की गन 120 मिलीमीटर की है और जर्मनी के लेपर्ड की गन भी इसी साइज की है। ब्रिटेन के चैलेंजर का वजन 65 टन, वहीं लेपर्ड का वजन भी 70 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि लेपर्ड की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ही टैंक में 4 क्रू मेंबर होते हैं, जबकि इसके मुकाबले रूस के T-90 टैंक में 3 क्रू मेंबर होते हैं और इसमें गोला भरने वाला सिस्टम ऑटोमेटिक है। और ये दोनों टैंकों के मुकाबले में 20 टन हल्का भी है, यानी ये यूक्रेन की दलदली जमीन पर दोनों टैंकों के मुकाबले बेहतर काम कर सकता है, या ये कहें कि कर रहा है। T-90 पहली बार 1992 में रूस की फौज में शामिल हुआ। 2016 में रूस ने इसका नया वर्जन उतारा, जिसे T-90M नाम दिया गया। T-90M टैंक में शतोरा APS एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होता है, जो इसे किसी भी मिसाइल से बचने की ताकत देता है। इसमें ज्यादा बेहतर इंजन है, इससे बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसमें लगा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी T-72 से बेहतर है, लेकिन यूक्रेन की जमीन इसके लिए भी बहुत खतरनाक और कड़े इम्तिहान वाली साबित हो रही है। अभी यूक्रेन में रूस ने T-72 टैंक ज्यादा उतारे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन को मिली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सबसे ज्यादा शिकार भी यही टैंक बना है। ये T-72B3 टैंक है, या कहें कि था। T-72 के इस आधुनिक वर्जन को युद्ध में सबसे ज्यादा घाव मिले हैं। ज्यादातर हमलों में ये दोबारा इस्तेमाल करने लायक भी नहीं बचे। यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलों के हमले ऐसे हैं कि रूस के तबाह हुए टैंक कई जगह देखे जा सकते हैं, जिनकी टैरेट उखड़ी हुई है, जिनमें 1 मीटर चौड़ा छेद बना हुआ है। कुछ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ऐसी हैं जो पूरी तरह जले हुए कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ये तस्वीरें किसी भी टैंक पावर का हौसला तोड़ सकती हैं। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 2 और तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया को चलाने वाले सुपर ह्यूमंस आज ही नहीं बल्कि आगे 50-50 साल की रणनीति पहले ही बनाकर रखते हैं। ऐसे ही तमाम एक्सपर्ट्स के दावे ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग, ये महायुद्ध का असर रूस पर इतना बड़ा होगा कि रूस और पुतिन का भविष्य दुनिया को हैरान और परेशान कर देगा। आखिर वो कौन सी रिपोर्ट है और वो रूस का कौन सा रिटायर्ड कर्नल है जिसके दावों ने पूरी दुनिया में, जी हां, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा कर रख दिया है। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को आप गौर से देखें। क्या यूक्रेन से भी बड़ा विनाश होगा? क्या आधा एशिया युद्ध में जलेगा? क्या आधा यूरोप जंग की तबाही झेलेगा? क्या पूरे रूस में गृह युद्ध होगा? आज यूक्रेन में जो तबाही हो रही है, इस तबाही की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जंग लड़ने के तरीकों का ही काया पलट हो जाएगा, किसी को अनुमान भी नहीं था। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़पोरिज़िया पर हमले होंगे, यकीन से भी परे है। उसी तरह रूस के रिटायर्ड कर्नल के इस दावे पर भरोसा करना मुश्किल लगता है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस में गृह युद्ध होगा और रूस टूट जाएगा। लेकिन एक नहीं, कई एक्सपर्ट्स और दुनिया भर के विशेषज्ञ ये दावे कर रहे हैं
कि पुतिन चाहे कितना ही जोर लगा ले, आज भले ही पुतिन अपनी मिसाइलों की ताकत से यूक्रेन के नीले आसमान को काला कर दे, लेकिन इसका असर रूस के भविष्य को भुगतना होगा और रूस का विखंडन हो जाएगा। क्या ये सिर्फ दावे हैं या फिर इनके पीछे कोई ठोस आधार है? आखिर क्यों रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यह बयान दिया है कि 2023 में अमेरिका टूट जाएगा? आखिर क्यों रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका का प्रांत टेक्सास एक स्वतंत्र देश बन जाएगा? क्या यह सिर्फ दुर्भावनापूर्ण बयान है या फिर इन दावों के पीछे कोई सच्चाई है? हर सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूस के एक रिटायर्ड कर्नल इगोर गिरकिन के उस बयान की जिसने पुतिन का दिल दुखा दिया है। Но если мы хотим не грохнуться в новую гражданскую войну с миллионными жертвами, это в лучшем случае миллионными, с полным развалом и дефрагментацией, да не знаю какого состояния. Игорь Иванович, не могу. Когда я слышу про гражданскую войну, где вы набрали людей? Да, Гражданская война, Владимир Васильевич, она бывает разная. Бывают гражданские войны, которые нашу страну зимой гражданская война за 3 дня убьет. И она закончится за 3 дня. Но страну убьет. दरअसल रूस के एक रिटायर्ड कर्नल इगोर गिरकिन ने बयान दिया है कि रूस में गृह युद्ध हो सकता है और रूस टूटकर खत्म हो सकता है। रूस के रिटायर्ड कर्नल इगोर गिरकिन ने जैसे ही ये बयान दिया, पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप गई। आखिर दुनिया ने इगोर गिरकिन के इस बयान को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया? आखिर कौन है इगोर जिनकी बात की अहमियत इतनी ज्यादा है? इगोर एक ऐसे प्रसिद्ध आर्मी ऑफिसर रहे हैं जिनको पूरे रूस के अंदर हीरो माना जाता है। दरअसल क्राइमिया के रूस के अंदर विलय में इगोर की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। साल 2014 से पहले क्राइमिया रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का हिस्सा था। साल 2014 में पुतिन ने हमला करके यूक्रेन से क्राइमिया को छीन लिया था। यूक्रेन के लोग इगोर गिरकिन से नफरत करते हैं क्योंकि आरोप यह है कि साल 2014 में क्राइमिया की जंग में इगोर ने यूक्रेन के लोगों पर अत्याचार किए थे। यानी एक ऐसा समय भी था जब इगोर गिरकिन पुतिन के फेवरेट आर्मी ऑफिसर्स में से एक थे। कादिरोव के बाद यूक्रेन के लोग सबसे ज्यादा नफरत रूस के इस रिटायर्ड कर्नल से ही करते हैं। यूक्रेन के कई संगठनों ने क्राइमिया युद्ध में अहम रोल निभाने वाले रूस के कर्नल इगोर गिरकिन को पकड़ने के लिए 82 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। कई अखबारों में गिरकिन को स्लोवियांस्क का कसाई भी कहा जाता है। इगोर गिरकिन को लोग स्ट्रेलकोव और रुनोव के नाम से भी जानते हैं। यूक्रेन के लोगों ने इगोर गिरकिन को पकड़ने के लिए क्राउड फंडिंग करके $1 लाख इकट्ठे किए हैं। पुतिन के बेहद खास माने जाने वाले कर्नल इगोर ने रूस के अलगाववादियों का समर्थन किया था और साल 2014 में स्लोवियांस्क और डोनेस्क में भारी तबाही मचाई थी। यूक्रेन के लोगों का मानना है कि गिरकिन कोई फौज का जनरल नहीं बल्कि एक रूसी आतंकवादी है। उसने बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोगों का कत्लेआम किया था। दरअसल आरोप ये लगता है कि डोनेस्क में इस कर्नल ने रूस का समर्थन करने वाले लोगों की मदद करके यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोगों का भीषण संहार करवाया था। अब ये रिटायर्ड कर्नल रूस के अंदर एक बड़ा हीरो है और वो तमाम न्यूज चैनलों में मेहमान की तरह बुलाया जाता है। इगोर को यूक्रेन के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां पुतिन ने ही दी थी, लेकिन यही इगोर अब रूस के अंदर ही बैठकर पुतिन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन फिर भी पुतिन इगोर पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। पिछले साल दिसंबर में इगोर ने पुतिन और रूस की आर्मी की आलोचना करते हुए कहा था कि न सिर्फ रूस की आर्मी के ढांचे में सुधार की आवश्यकता है, बल्कि रूस की सेना के जनरलों को भी युद्ध जीतने के लिए और ज्यादा योग्यता दिखानी होगी। युद्ध में अभियान के दौरान दिखाई गई लापरवाहियों की वजह से बहुत सारे आर्मी ऑफिसर पुतिन से भी नाराज हैं। लेकिन इस बार रूस के रिटायर्ड कर्नल इगोर गिरकिन ने जो बयान दिए वो पुतिन को क्रोध दिलाने वाले हैं। इतना ही नहीं,
पुतिन के भाषण लिखने वाले एक राजनीतिक विश्लेषक अब्बास गेल्यामोव ने भी भविष्यवाणी की है कि पुतिन रिटायर हो सकते हैं और अपना एक उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। गेल्यामोव के अनुसार पुतिन के उत्तराधिकारी मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन या रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के उप प्रमुख दिमित्री कोज़ाक हो सकते हैं। गेल्यामोव के मुताबिक पुतिन के उत्तराधिकारी के रूप में वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों के खूंखार चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की भी चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के लिए बहुत घातक होगा। गेल्यामोव का ये बयान भी प्रकाशित हुआ है कि पुतिन अपनी बाकी उम्र आजीवन सेनेटर फॉर लाइफ की उपाधि धारण करते हुए काला सागर के रिजॉर्ट शहर के एक महल में अपना जीवन बिताने का फैसला ले सकते हैं। वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि रूस के टूटने की कई भविष्यवाणियां पहले भी हो चुकी हैं।